तो पार्ट 5 में हम विश्लेषण करेंगे 1956 के बाद वामपंथ की जातिगत संरचना कैसे बनी रही, सीपीआई, सीपीआईएम और नक्सल आंदोलन में कास्ट हायरार्की कैसे कायम रही, क्यों वामपंथ दलित बहुजन समाज का स्थायी राजनीतिक प्रतिनिधि नहीं बन पाया, अंबेडकर के बाद दलित आंदोलन और वामपंथ के बीच बढ़ती दूरी, लेफ्ट की कास्ट ब्लाइंडनेस का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। आउटलुक इंडिया रिपोर्ट बताती है कि अंबेडकर की आलोचना वामपंथ की मूल संरचनात्मक समस्या थी जो आज भी बनी हुई है। अंबेडकर के बाद वामपंथ की जातिगत संरचना सतह से गहरी समस्या हो गई। 1956 के बाद भारत में 3 प्रमुख वामपंथी धाराएं थीं, सीपीआई, सीपीआईएम और नक्सल आंदोलन। तीनों के नेतृत्व की स्थिति, शीर्ष नेतृत्व का 70 से 90% ऊंची जातियों से, दलित बहुजन लगभग पूरी तरह से हाशिए पर था। रणनीति तय करने वाले पद कास्ट मोनोपोली में थे। ग्राउंड कैडर में दलित बहुजन मौजूद लेकिन नेतृत्व में नहीं था, यानी वामपंथ ब्राह्मण वॉइस सर्कल से निकलकर सवर्ण नेतृत्व वाली संरचना में बदल गया। यह परिवर्तन कॉस्मेटिक था, स्ट्रक्चरल नहीं। तो अंबेडकर की आलोचना यही फिट बैठती है कि लेफ्ट चाहता है कि दलित आंदोलन उसके नीचे काम करे, उसके बराबर नहीं। अब यहाँ पर जो सीपीआई और जो सीपीआई मार्क्सवादी की जो कास्ट ब्लाइंडनेस क्या रही 1950 से लेकर के 1980 के बीच में, इन पार्टियों ने 1950 से 1980 के बीच भूमि सुधार की बात की पर जाति आधारित जमींदारी को नहीं तोड़ा। वर्ग एकता की बात की लेकिन जाति व्यवस्था पर चुप्पी साधे रहे। सामाजिक सुधार की बात नहीं की, नेतृत्व में सवर्ण प्रभुत्व बरकरार रखा गया। दलितों के प्रतिनिधित्व को आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहकर खारिज किया। इस दौरान बंगाल में भद्रलोक ब्राह्मण बौद्धिक वर्ग, केरल में नायर और ब्राह्मण समुदाय, महाराष्ट्र में ब्राह्मण कायस्थ और आंध्र में रेड्डी काम्मा प्रमुख प्रभुत्व। तो जो वामपंथ का जो नेतृत्व है जाति संरचना से मुक्त नहीं हुआ। मजदूर आंदोलनों में भी दलितों का डिसीजन मेकर बनने नहीं दिया गया। अब नक्सल आंदोलन देखते हैं। हिंसक क्रांति में भी कास्ट हायरार्की मौजूद रही। नक्सलवादी आंदोलन को अत्यंत क्रांतिकारी माना गया लेकिन जाति सत्ता यहाँ भी थी। हकीकत क्या है? नेतृत्व प्रमुखता ब्राह्मण, कायस्थ और भद्रलोक। रणनीति वही तय करते जो सामाजिक रूप से ऊंची जातियों से आते थे। दलितों और आदिवासियों को फुट सोल्जर्स के रूप में इस्तेमाल किया गया। ऊंची जातियों का नेतृत्व कभी चुनौती के धीरे से नहीं आया। अर्थात बंदूक बदल गई? बिल्कुल नहीं। नारा बदल गया? बिल्कुल नहीं। लेकिन जाति व्यवस्था नहीं बदली गई। आउटलुक रिपोर्ट कहती है कि इवन द मोस्ट रेडिकल लेफ्ट फॉर्मेशंस इन इंडिया कैरीड कास्ट एम्बेडेड विद इन दियर लीडरशिप। तो जो अंबेडकर की बात फिर सही साबित हुई। जाति एक मानसिक ढांचा है, हथियार बदलने से यह नहीं टूटता। भूमि सुधार और कास्ट, वामपंथ की सबसे बड़ी विफलता यहीं पर देखने को मिलती है। वामपंथ हमेशा भूमि सुधार का दावा करता रहा लेकिन सच क्या है? अगर राज्य के आधार पर देखें तो भूमि सुधार की स्थिति रही, जातिगत चुनौती भी रही। जैसे बंगाल में मध्यम सफलता मिली और उच्च भूमि जातियों के पास भी बनी रही। केरल में सफलता मिली लेकिन जो परंपरागत जातिगत ढांचा सुरक्षित रहा। उसी प्रकार से अगर आंध्र में देखें तो आंध्र में भी जो भूमि सुधार असफल रहा और रेड्डी काम्मा प्रभुत्व अटूट बना रहा। बिहार में लगभग विफल रहा, सवर्ण प्रभुत्व कायम रहा। तो चुनौती यह थी कि भूमि सुधार का अर्थ होता जाति सत्ता को तोड़ना, लेकिन वामपंथ जाति सत्ता को चुनौती देने को तैयार ही नहीं था। अंबेडकर का तर्क था कि भूमि सुधार तभी संभव है जब आप ब्राह्मणवाद को चुनौती दें, पर लेफ्ट ब्राह्मणवाद से ना लड़ सकता है न लड़ना चाहता है। दलित आंदोलन और लेफ्ट 1960 से 2000 दूरी क्यों बढ़ती गई? अंबेडकर के निधन के बाद दलित आंदोलन ने 3 राहें अपनाई। पहला, बैमसेफ DS4 मतलब BSP राजनीतिक प्रतिनिधित्व। तो दलित साहित्य आंदोलन
मतलब सांस्कृतिक प्रतिरोध हुआ। और तीसरी बात, मानवाधिकार आंदोलनों में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी गई। अब यहाँ पर लेफ्ट की स्थिति क्या थी? इन सभी आंदोलनों को आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहकर छोटा बताया गया। दलित नेतृत्व को बराबरी नहीं दी गई और दलित मुद्दों को क्लास एनालिसिस में घोलने की कोशिश की। जाति को समझने वाले बुद्धिजीवियों को स्पेस ही नहीं दिया गया, इससे दूरी बढ़ती गई। कई दलित बुद्धिजीवियों के अनुसार लेफ्ट हमें हमारे संघर्ष की भाषा से वंचित करना चाहता है। वामपंथ की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? दलितों के लिए क्रांति, दलितों द्वारा क्रांति नहीं। तो यह अंतर समझना बहुत जरूरी है। लेफ्ट कहता रहा कि वी विल लिबरेट दलित्स, लेकिन दलित राजनीति का नारा था कि वी विल लिबरेट आवरसेल्व्स। यही संघर्ष की जड़ है। वामपंथ का वास्तविक रवैया था कि दलित मुद्दे स्वीकार हैं, लेकिन दलित नेतृत्व अस्वीकार। दलितों की मौजूदगी जरूरी है, लेकिन दलितों का नेतृत्व बिल्कुल नहीं। तो आउटलुक रिपोर्ट में यही बात हाईलाइटेड है कि लेफ्ट सीज दलित्स एज बेनिफिशियरीज नॉट डिसीजन मेकर्स। अंबेडकर ने इसे खुलकर कहा कि वामपंथ दलितों को फॉलोवर्स बनाना चाहता है, लीडर नहीं। अंबेडकर बात की बढ़ती शक्ति, लेफ्ट की जमीन क्यों सिकुड़ी? 1980 से 2000 में 4 बड़ी घटनाएं हुई। पहला मंडल आयोग, दूसरा दलित साहित्य आंदोलन, तीसरा अंबेडकरवाद का पुनरुत्थान और चौथा बीएसपी का उभार। इन सब ने लेफ्ट का कास्ट ब्लाइंड फ्रेम तोड़ दिया। लेफ्ट को नुकसान क्या हुआ कि जो दलित प्लस ओबीसी प्लस आदिवासी एक नई राजनीतिक चेतना में ये लोग संगठित हो रहे थे, वो भी गलत। तो वो पूरे कहाँ आ गए? बीएसपी की तरफ बढ़ने लगे। वामपंथ की जो क्लास यूनिटी की कथा कमजोर पड़ गई। जनता को कास्ट रियलिटी समझ आने लगी। सीपीआई और सीपीआईएम अपने ही सिद्धांतों में फंस गए। तो आज लेफ्ट के कमजोर होने के मूल कारण में जाति समझ का अभाव सबसे प्रमुख माना जाता है। क्यों अम्बेडकर के बाद भी लेफ्ट जाति नहीं समझ सका? कारण है, पहला कारण है नेतृत्व का ऊंची जातियों में सिमटा रहना। दूसरी, वैचारिक हट, कास्ट को इकोनॉमिक प्रॉब्लम मानना। तीसरा, दलित नेतृत्व में असहजता। चौथा, सामाजिक यथार्थ को स्वीकारने में असमर्थता। पांचवा, जाति सत्ता पर हमला करने में विचारधारात्मक कमजोरी और यूरोपीय मार्क्सवाद की सीमाएं। तो अम्बेडकर ने कहा था कि जिस समस्या को आप पहचानते ही नहीं, उसे हल कैसे करेंगे? लेफ्ट ने जाति को ना पहचाना, ना उसे बदलने की क्षमता विकसित की। तो इस वीडियो का जो निष्कर्ष है, इस वीडियो में हमने देखा कि वामपंथ का जातिगत ढांचा अंबेडकर के समय से 2000 तक नहीं बदला। नक्सलवाद जैसे चरम आंदोलनों में भी कास्ट हायरार्की बनी रही। दलित आंदोलन और लेफ्ट स्थायी रूप से अलग हो गई और लेफ्ट ने दलित नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया और जाति को समझने की क्षमता ना होने से वामपंथ जमीन खोता चला गया। अंत में अंबेडकर का निष्कर्ष एक बार फिर सत्य साबित होता है कि द लेफ्ट इन इंडिया इज कास्ट ब्लाइंड नॉट आउट ऑफ इग्नोरेंस बट आउट ऑफ सोशल कंडीशनिंग। तो पार्ट 6 में हम विश्लेषण करेंगे कि जाति और वर्ग की आज की राजनीति, अंबेडकर बनाम लेफ्ट, आधुनिक भारत में यह बहस कैसी दिखती है, 21वीं सदी में लेफ्ट की कास्ट फेलियर के परिणाम, क्यों जाति का प्रश्न आधुनिक राजनीति का केंद्र बना हुआ है। अगर आपने अभी तक के जो 4 पार्ट, इस वीडियो के 4 भाग, पहले सीरीज के 4 भाग नहीं देखे, तो जो लिंक है इसमें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फिर मिलते हैं इसी समय शाम को 8 बजे। जय हिंद।